lecture we are going to study about the current limiting reactor। तो आज के लेक्चर में हम करंट लिमिटिंग रिएक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने सीटी और पीटी के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में स्टडी किया था। नाउ करंट लिमिटिंग रिएक्टर क्या होता है? तो करंट लिमिटिंग रिएक्टर है उसको सीरीज रिएक्टर भी कहा जाता है। करंट लिमिटिंग रिएक्टर है वो एक टाइप की इंडक्टिव कॉइल होती है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो रहता है जबकि उसकी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो ज़्यादा रहता है। करंट लिमिटिंग रिएक्टर जो है उसको फीडर के साथ सीरीज़ में और टाई में जनरेटर और बस सेक्शन के बीच में रखा जाता है। सो नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ करंट लिमिटिंग रिएक्टर? तो करंट लिमिटिंग रिएक्टर का फंक्शन क्या है? तो करंट लिमिटिंग रिएक्टर है वो जब भी शॉर्ट सर्किट होती है उस टाइम पे जो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको लिमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ प्राइमरी फंक्शन और एडवांटेज ऑफ करंट लिमिटिंग रिएक्टर। सो करंट लिमिटिंग रिएक्टर है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? जब भी सर्किट में करंट लिमिटिंग रिएक्टर को कनेक्ट किया जाता नहीं है और उस टाइम पे अगर शॉर्ट सर्किट होती है तो जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसकी वैल्यू ब्रेकिंग कैपेसिटी जो होती है सर्किट ब्रेकर की उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो वो ऑपरेट हो सकता नहीं है। तो इसके लिए जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसकी वैल्यू को इतना रिड्यूस किया जाता है कि जिसकी वजह से जब भी फॉल्ट होता है उस टाइम पे सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाए। So this is the primary function of the current limiting reactor। सेकंड उसका फंक्शन क्या है? तो जब भी पावर सिस्टम एक्सपांड की जाती है उस टाइम पे जो सर्किट ब्रेकर होते हैं कि जिसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी कम रहती है वो सर्किट ब्रेकर की जगह पे हायर ब्रेकिंग कैपेसिटी वाला सर्किट ब्रेकर रखा जाता है या तो उसको रिप्लेस किया जाता है। ओके, इसकी जगह पे अगर सूटेबल वैल्यू वाला रिएक्टर यूज़ किया जाए कि जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट करंट को जो ओरिजिनल सर्किट ब्रेकर है उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी तक लिमिट किया जाए तो जो ओल्ड सर्किट ब्रेकर है उसको हम एम्प्लॉय या तो यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन है कि जो डिस्टर्बेंस वोल्टेज होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो करंट लिमिटिंग रिएक्टर की वजह से रिड्यूस हो जाती है। फोर्थ वन, फॉल्ट करंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। सो उसकी वजह से जो अपैरेटस है उसके अंदर जो मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस होते हैं वो डिक्रीज होते हैं और उसकी वजह से जो ओवर हीटिंग होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। फिफ्थ वन है जो फॉल्ट करंट, जब भी फॉल्ट होता है तो जो फॉल्ट करंट होता है कि जो हेल्दी फीडर की हेल्प से फैड होता है वो स्टॉप हो जाता है। मीन्स कि जो फॉल्ट होता है वो स्प्रेड नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से जो सप्लाई होता है उसकी कंटिन्यूटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि वी कैन गेट कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। नाउ नेक्स्ट वन इज द लोकेशन ऑफ करंट लिमिटिंग रिएक्टर, यानी कि करंट लिमिटिंग जो रिएक्टर है उसको कहाँ कहाँ इंस्टॉल किया जाता है। तो करंट लिमिटिंग रिएक्टर होते हैं उसको मेन जनरेटर रिएक्टर के साइड, फीडर रिएक्टर, बस बार रिएक्टर के साथ कनेक्ट किया जाता है। उसमें बस बार रिएक्टर जो है
उसमें दो मेथड्स हैं, एक है रिंग सिस्टम एंड दूसरा है टाई बार सिस्टम. नाउ इन दैट फर्स्ट इज द जनरेटर रिएक्टर. तो जनरेटर रिएक्टर जो होता है उसके अंदर रिएक्टर होता है, उसको हर एक जनरेटर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है. तो ये जो रिएक्टर है वो इंडिविजुअली हर एक जनरेटर है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. नाउ इफ़ वी लोकेट जनरेटर रिएक्टर इन सीरीज विद द जनरेटर, सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस. अगर जनरेटर रिएक्टर का यूज़ करते हैं तो कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है जो पॉसिबल है. सो उसमें अगर हम देखते हैं तो जो फर्स्ट वन है कि जस्ट सपोज फॉल्ट है वो फीडर के ऊपर हो रहा है. ओके, इफ़ अ फॉल्ट अकर्स ऑन फीडर, तो उसकी वजह से जो रिएक्टर होगा उसके अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा. इसकी वजह से जो बस बार का वोल्टेज है वो भी ड्रॉप होगा और उसकी वजह से जो जनरेटर है जो बस बार के ऊपर कनेक्ट किया गया है वो सिंक्रोनिज्म में से बाहर निकल जाएगा. इसकी वजह से जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट होती है. दूसरा अगर डिसएडवांटेजेस देखने जाएं कि जब भी हेल्दी कंडीशन होती है तो उस टाइम में जो रिएक्टर होगा उसमें से फुल लोड करंट फ्लो होगा. ऊपर से जो रिएक्टर है उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, तो उसकी वजह से रिएक्टर में पावर लॉस भी होगा. तो जनरेटर रिएक्टर टाइप की जो सिस्टम है इट इज़ नॉर्मली नॉट यूज्ड. मॉडर्न जनरेटर्स जो है उसको ज़्यादा अच्छे रिएक्टर्स के साथ ही डिज़ाइन किया जाता है कि जिसकी वजह से एक्सटर्नल रिएक्टर होते हैं उसको ऐड करने की ज़रूरत रहती नहीं है. बट जब भी पुराने जनरेटर्स का यूज़ किया जाता है उस टाइम में एक्सटर्नल रिएक्टर्स का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वन है फीडर रिएक्टर. सो जो रिएक्टर होता है उसको हमेशा जो भी इक्विपमेंट है जिसके प्रोटेक्शन के लिए कनेक्ट किया जाता है उसके साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है. ओके, तो फीडर रिएक्टर है मीन्स ऑब्वियस है कि उसको फीडर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, यानी कि रिएक्टर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विद ईच फीडर. आप डायग्राम में देख सकते हो जो फीडर्स है उसके साथ सीरीज़ में ही रिएक्टर कनेक्ट किए गए हैं और उसके बाद सर्किट ब्रेकर को कनेक्ट किया गया है. अब जब भी फीडर रिएक्टर का यूज़ किया जाता है तो उसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं. तो जब भी फॉल्ट होता है तो उस टाइम में जो पर्टिकुलर फीडर होगा उसी में वोल्टेज ड्रॉप होगा और उसकी वजह से जो बस बार है उसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट आएगी नहीं, क्योंकि हमने पर्टिकुलर फीडर के ही साथ रिएक्टर को सीरीज़ में कनेक्ट किया है. अगर दूसरा एडवांटेजेस देखने जाएं कि अगर फॉल्ट फीडर पे हो रहा है तो जो पर्टिकुलर फीडर पे फॉल्ट हुआ होगा उसी को अफेक्ट होगा, बाकी जो फीडर्स हैं उसको कोई भी अफेक्ट आएगा नहीं. यानी कि फॉल्ट है वो इट विल बिहेव एज अ लोकलाइज्ड फॉल्ट, इट विल नॉट अफेक्ट द अदर फीडर्स. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ फीडर रिएक्टर, यानी कि रिएक्टर के साथ रिएक्टर को अगर फीडर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं. तो जब भी अगर हम फीडर के साथ सीरीज़ में रिएक्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो जो जनरेटर है उसको वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा. इफ़ फॉल्ट टेक प्लेस ऑन द बस बार, ओके, जस्ट सपोज आप डायग्राम में देख सकते हो, ओके, कि अगर बस बार पे अगर यहाँ पे फॉल्ट होता है तो यहाँ पे जनरेटर के साथ कोई भी रिएक्टर कनेक्ट किया गया नहीं है, तो जो जनरेटर है उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा,
सिर्फ हमने जो कनेक्ट किया है, फीडर के साथ रिएक्टर्स को कनेक्ट किया है, तो वहाँ पे ही वो प्रोटेक्शन देगा। जब भी नॉर्मल कंडीशन होगी उस टाइम में भी जो रिएक्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और पावर लॉस मिलेगा। अगर उसका थर्ड डिसएडवांटेज देखने जाए कि अगर हम पर्टिकुलर फॉर ईच एंड एवरी फीडर वी आर गोइंग टू connect reactor, so it is becomes very costly and because of that it is used in the group feeder। कि अगर हम पर्टिकुलर फीडर के लिए रिएक्टर्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो वो कॉस्टली हो जाता है। नेक्स्ट वन है बस बार रिएक्टर। सो बस बार रिएक्टर्स है, उसका जो यूज़ है वो जो कंटिन्यूअस वोल्टेज ड्रॉप होता है और पावर लॉस होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। ओके, तो बस बार रिएक्टर्स का यूज़ क्या होता है कि जो भी रिएक्टर होता है उसके अक्रॉस जो कंटिन्यूअस वोल्टेज ड्रॉप होता है और जो पावर लॉस होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए बस बार रिएक्टर का यूज़ किया जाता है। इसमें टोटल 2 टाइप है। फर्स्ट है रिंग सिस्टम एंड सेकंड वन है टाई बार सिस्टम। तो सबसे पहले हम रिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो रिंग सिस्टम है उसके अंदर बस बार्स जो होते हैं उसको सेक्शन में डिवाइड किया जाता है और जो जनरेटर और जो फीडर रहता है उसको हर एक सेक्शन में कनेक्ट किया जाता है। ये जो डिफरेंट सेक्शन है उसको फीडर्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, इसको हम बोलेंगे रिंग सिस्टम। ओके, आप देख सकते हो कि जो बस बार है यानी कि ये जो पूरा बस है उसको सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। हर एक जो सेक्शन है उसके साथ एक जनरेटर कनेक्ट किया गया है और एक फीडर है, यानी जनरेटर फीडर हर एक सेक्शन को दिया जाता है और जो सभी सेक्शन है उसको फीडर्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। अब जब भी नॉर्मल कंडीशन होती है उस टाइम पे ज़्यादा करंट रिएक्टर में से फ्लो नहीं होगा, तो इसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा और पावर लॉस भी नहीं होगा। और जो रिएक्टर होता है उसको हायर रेजिस्टेंस के लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। अब जब भी कोई फीडर पे फॉल्ट होता है तो जो पर्टिकुलर जनरेटर होगा उस सेक्शन का वो ही फॉल्ट करंट को फीड करेगा, जबकि बाकी के जो जनरेटर होंगे वो रिएक्टर के थ्रू फॉल्ट करंट को फीड करेंगे। सो इसकी वजह से उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो ये जो पूरी अरेंजमेंट है वो है रिंग सिस्टम, यानी कि जो बस बार है उसको सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। हर एक जो सेक्शन है उसको जनरेटर और फीडर के साथ कनेक्ट किया जाता है और जो ये डिफरेंट सेक्शन है उसको फीडर्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन है टाई बार सिस्टम। तो टाई बार सिस्टम है वो रिंग सिस्टम का ही मॉडिफिकेशन है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो जनरेटर होता है उसको रिएक्टर के थ्रू कॉमन बस बार के साथ कनेक्ट किया जाता है, बट जो फीडर होगा उसको जनरेटर के साइड से ही फीड किया जाता है। उसका जो ऑपरेशन है वो सेम रिंग सिस्टम के जैसा ही है कि जब भी फीडर पे फॉल्ट होता है उस टाइम पे वो जो सेक्शन का पर्टिकुलर जनरेटर होगा वो ही फॉल्ट को फीड करता है, जबकि बाकी के जो जनरेटर होंगे
उसको रिएक्टर के थ्रू फॉल्ट करंट को फीड करना होता है। तो इसकी वजह से जो फॉल्ट करंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जनरेटर है उसको ये जो है वो कॉमन बस बार है, तो कॉमन बस बार के साथ कनेक्ट किया गया है और रिएक्टर के थ्रू उसको कनेक्ट किया गया है। ओके, तो ये जो है वो पूरा टाई बार सिस्टम है। अब जब भी टाई बार सिस्टम का यूज़ किया जाता है तो फॉल्ट करंट तो रिड्यूस होता ही है,